हेलो विद्यार्थियों, 16th पेपर जो तुम लोग 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट का है, इस पेपर का जो अंतिम यानी 5th यूनिट है, उसमें मैंने पिछले क्लास में ए मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ वार एंड पीस, इसका प्रथम भाग तुम लोगों को उस पर मैंने व्याख्यान दिया था, मेरा लेक्चर था। आज मैं उसी टॉपिक वार एंड पीस ए मार्क्सिस्ट व्यू का द्वितीय भाग सेकंड पार्ट जो है वो लेके तुम लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, उस क्लास में मैंने कुछ युद्ध के बारे में बताया था, मानव का नेचर जो होता है युद्ध को लेके, और युद्ध छद्म युद्ध होता है, शीत युद्ध होता है जिसको कोल्ड वार कहते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ वाली। कुछ युद्ध ऐसे हथियार वाली युद्ध होता है, हथियार लेके लड़ना। कुछ युद्ध ऐसे होते हैं कि वैचारिक युद्ध, अपने विचार को किसी पे लाद दो और उसके जो पहले वाले विचार हैं, पहले वाले जो संस्कार हैं, उसे उतार दो, उसे हटा दो, और अपना जो संस्कृति है, अपनी जो सभ्यता है, उसको वो अपना ले, उसको परिचित करा दो। तो इस तरह का भी युद्ध लड़ने का ढंग होता है, वैचारिक युद्ध, वाक युद्ध। हमारे यहाँ बहुत सारे उपदेशक, पूरे दुनिया में उपदेशक भी होते हैं, वो अपना उपदेश के माध्यम से लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं और उसकी जो पहले के संस्कार हैं, उसकी जो पुरानी सभ्यता है, उसका जो अपना धर्म है, उसको परिवर्तन करा के अपने धर्म में वो लोग ले आते हैं। अब कहिए मनुष्य ये करता क्यों है? वजह क्या है? वजह वही है मनुष्य की स्वार्थगत भावना कि हम जो हैं, मेरे जैसा ही पूरे दुनिया में सभी रहे। हम जिस चीज़ को पालते हैं, हम जिस चीज़ को आत्मसात करते हैं, हम जिस चीज़ को मानते हैं, वही दुनिया में सब कोई माने, उसी को दुनिया में सब कोई पाले। तो आदमी का ये कमजोरी है कि हम जो हैं वही सब हो। तो ये सब युद्ध वाली बातें हैं, सब ये सब वार है, वार। मार्क्स ने भी वैचारिक वार लड़ा। उसने क्या कहा? उसने एक बहुत अच्छा चीज दिया। उनकी गलत भावना नहीं थी। आप एक चीज गौर कीजिएगा, आपको विगत क्लास में मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि उस समय जो है, जो हालात थे, उन्होंने जो देखा था कि मनुष्यों का जो है दो जैसा उन्होंने ग्रुप देखा। एक ग्रुप देखा शासक वर्ग का, एक ग्रुप देखा मजदूर वर्ग का, एक ग्रुप उन्होंने देखा अमीर वर्ग का, एक ग्रुप उन्होंने देखा गरीब तबके का, एक ग्रुप उन्होंने देखा शोषक वर्ग का, एक ग्रुप उन्होंने देखा शोषित वर्ग का, एक ग्रुप उन्होंने देखा मालिक लोगों का, स्वामी लोगों का, एक ग्रुप उन्होंने देखा नौकर लोगों का, दास लोगों का। इसमें उन्होंने दो ग्रुप तो देखा, दो वर्ग को देखा। अब ये चीज़ देख के उनको लगा कि इस तरह मानव जाति आगे नहीं बढ़ पाएगी, मानव जाति का विकास नहीं होगा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर तो हो रहा है दो
जो बहुत कम लोग हैं वो अत्याचारी हैं, वो मालिक हैं, वो पूरे संपत्ति पर आधिपत्य जमाए हुए हैं, वो कुछ काम नहीं करते हैं, चैन की बंसी बजाते हैं। बाकी जो लोग हैं वो उसके अंडर में कुछ कम पैसे में जाहिल वाली, बेरोजगारी वाली, जहालत वाली, गरीबी वाली, दयनीय स्थिति वाली जिंदगी जीने के लिए अभिशप्त हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुसंख्यक, उस समय कल कारखाना आपको बोले ना, वो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ लिया था यूरोप में। और कल कारखानों में जो है, जो उत्पादन हो रहा है, उसका कोई भी परसेंटेज इस वर्ग को, बहुसंख्यक वर्ग को नहीं मिलता था। और कुछ पैसे मिलते थे जिससे वो अपना किसी तरह गुजर बसर करता था। उसके बाल बच्चे कभी कभी भूखे भी रह जाते थे। तो ये सब देख के उन्होंने, उनके जो ब्रेन में एक वैचारिक क्रांति आई कि इस विचार को लागू किया जाए। और उन्होंने समाजवाद वाली एक विचारधारा, क्रांतिकारी विचारधारा को सामने लाया। और इसमें उनका सहयोगी थे फ्रेडरिक एंगेल्स। तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण का जो सबसे बड़ा जो पक्ष था, सबसे बड़ा जो उसकी खूबी थी, वो था बराबरी को लेकर। बराबरी पर आधारित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था की वो स्थापना करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये जो दो वर्ग है, एक है शोषक वर्ग, एक है शोषित वर्ग, ऐसा नहीं रहना चाहिए। यहाँ सबों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। यदि वो कारखाना में उत्पादन होता है तो जितना मालिक का हक है उतना ही योग्यता के अनुसार, कार्य क्षमता के अनुसार उस व्यक्ति को भी उसमें बराबर का हिस्सेदारी मिलना चाहिए जो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो युद्ध की जो स्थिति है मार्क्स का, उसको बनने का ये मूल कारण था। अब आप कहिएगा मार्क्स का क्या था वो थ्योरी, मार्क्स का क्या था वो समाजवाद? तो वो एक घोषणा पत्र था। 1848 में उन्होंने इस घोषणा पत्र को अपने सहयोगी एंगेल्स के साथ सामने आकर इसको उन्होंने प्रकाशित किया, इसको उन्होंने जनता के समक्ष रखा। और वो जो समाजवादी जो विचारधारा था, उसको हम रियल में यदि एक नाम दें तो वो था साम्यवादी घोषणा पत्र। वो घोषणा पत्र रियल में क्या था, ये मैं आप लोगों को हुबहू बता देता हूँ। नोट्स में ये चीज़ नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबा बन जाएगा। तो इसीलिए कहीं कहीं जब मैं व्याख्यान दे रहा हूँ तो इसमें मैं बहुत सारे वैसे बातों का भी पर प्रकाश डालूँगा जो आपको उस समय नहीं मिलेंगे। तो मार्क्स और एंगेल्स द्वारा जो प्रतिपादित जो घोषणा पत्र था वो रियल में था। उसको नाम आप दीजिएगा, उसको नाम दीजिए साम्यवादी घोषणा पत्र। इसमें वर्णित जो बातें थी वो समाजवाद की एक चरम परिणति थी। उसमें क्या था? उसमें था, उस घोषणा पत्र क्या बोलता है? वो घोषणा पत्र वो बोलता है कि साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत
एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समता मूलक, एक वर्गविहीन समाज की स्थापना की जाएगी। गौर से देखिए, एक समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। समता मूलक मीन्स माने एकदम बराबरी का, यानी वहाँ पर एक मालिक वाला वर्ग अलग नहीं होना चाहिए, एक मजदूर का वर्ग अलग नहीं, एकदम समता वाली, समानता वाली, समानता टाइप की, उसी को कहते हैं समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। वर्ग विहीन का मतलब क्या हुआ? दो वर्ग थे, वो तो देख ही रहे थे, दो वर्ग हमेशा वहाँ उन्होंने देखा, एक था शोषक वर्ग, एक था शोषित वर्ग। शोषक वर्ग का मतलब क्या हुआ? जो शोषण करता है उसे क्या कहेंगे? शोषक वर्ग। और जो जिसका शोषण होता है उसको क्या कहेंगे? शोषित वर्ग। तो ये दो तरह का वर्ग नहीं होना चाहिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सारे भेद मिट जानी चाहिए। तो क्या बन जाएगा? वर्ग संघर्ष किस रूप में आ जाएगा? वर्ग विहीन समाज, कोई वर्ग नहीं। तो उस घोषणा पत्र में क्या था? एक समता मूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी। ऐतिहासिक और आर्थिक वर्चस्व के प्रतिमान पहले का जो भी था वो सबको आप एकदम ध्वस्त कर दीजिए। ध्वस्त करके उत्पादन के साधनों पर समूचे समाज का स्वामित्व होगा। अब देखिए, जो भी प्रोडक्शन होता है, काम करने के बाद, चाहे कारखाने में, चाहे कोई उद्योग धंधे में, चाहे कृषि में, मजदूर वर्ग जो उत्पादन करता है तो उसमें जो है उत्पादन के जो भी साधन है, उसका जो भी मूल्य हुआ, उत्पादन में जो भी उसका वैल्यू हुआ, तो या उससे संबंधित जो भी बातें हैं, तो उसमें जो है समूचे समाज का ही मालिकाना हक होना चाहिए। ये उस घोषणा पत्र में था। फिर क्या था उस घोषणा पत्र में? उसमें था अधिकार और कर्तव्य में आत्मसमर्पित सामुदायिक सामंजस्य स्थापित होगा। देखिए, राइट और ड्यूटीज वाली बात है, आप समाजशास्त्र में पढ़े हैं। तो अधिकार और कर्तव्य में जो है आत्मार्पित सामुदायिक जो है वो सामंजस्य स्थापित होगा। फिर क्या होगा? फिर स्वतंत्रता और समानता के सामाजिक जो राजनीतिक आदर्श हैं वो एक दूसरे के परस्पर पूरक सिद्ध हो जाएंगे। न्याय से कोई भी वंचित नहीं होगा, सभी को पूर्ण न्याय मिलेगा, सभी के साथ बराबर का जस्टिस होगा। यहाँ पर अब ये नहीं होगा कि वो जो है वो बेचारा वहाँ पे खट रहा है लेकिन उसको खाने के लाले पड़ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। एकदम सर्वहारा समाज, एकदम वर्ग विहीन समाज, एकदम समता मूलक समाज, एकदम समाजवादी समाज, एकदम साम्यवादी समाज की रचना होगी। हर आदमी खुश होगा, हर आदमी सुख चैन से होगा, हर आदमी शांति से होगा। युद्ध विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। तो ये उनके विचारधारा जो था साम्यवादी घोषणा पत्र की, उसमें ये सब बातें थी। अच्छा, फिर मानवता ही एकमात्र जाति होगी। अब ये जाति नहीं होगी ऊंच की अलग, नीच की अलग, गरीब की अलग, अमीर की अलग, पूंजीपति की अलग, कामगारों की अलग, स्वामियों की अलग,
मजदूरों की अलग। ऐसी अब कोई मानवता, सब मानव ही होते हैं, कोई ये सब पशु नहीं है। ये जो वर्ग है, ये वर्ग जो है ये एक ही अब रहेगा मानवता का। वो वर्ग क्या होगा? मानवता का जो वर्ग होगा वो मानवता ही अब एकमात्र वर्ग होगा, मानवता ही अब एकमात्र जाति होगी, मानवता ही अब एकमात्र जेनस होगा। और क्या है इस घोषणा पत्र में? इसका जो फायदा है, जिसके चलते लोग बहुत ज़्यादा उन्मुख हुए, बहुसंख्यक लोग, इसमें जो है साम्यवाद सिद्धांत जो है वो श्रम की जो संस्कृति होती है, काम करने की जो भावना होती है, कामगारों की जो बातें होती है, वो जो है वो श्रम की संस्कृति जो है वो सर्वश्रेष्ठ और तकनीक का स्तर इससे सर्वोच्च होगा। लोगों को काम करने में लगन आएगा क्योंकि उससे अपने काम करने का फायदा मिलेगा, काम करने का उसे अब जो है मायूसी नहीं होगी। जिस उसकी जो कार्य कुशलता है, उसकी जो दक्षता है, उसका जो कैलिबर है, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, उसका एवज में उसको उस श्रमदान का पुरस्कार मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है श्रम की संस्कृति को सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा और तकनीक का स्तर जो है वो सर्वोच्च कहलाएगा, सर्वोच्च होगा। अच्छा, साम्यवाद सिद्धांत साम्यवाद जो है वो अपने सिद्धांत के रूप में जो है वो क्या है? अराजकता का पोषक है, जहां राज्य की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मूलतः यह विचार समाजवाद की उन्नत अवस्था को ही अभिव्यक्त करता है, जहां समाजवाद में, गौर कीजिएगा इस बात को, समाजवाद और साम्यवाद में मैं यहाँ पर कुछ अंतर बता रहा हूँ, क्योंकि समाजवाद कुछ मामले में अलग चीज़ है जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, और साम्यवाद उससे कुछ मामले में डिफर है जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, साम्यवाद यानी कम्युनिस्ट कल्चर, समाजवाद यानी सोशलिस्ट कल्चर, दोनों में यहाँ मैं कुछ अंतर बतला रहा हूँ। जहाँ समाजवाद में कर्तव्य और अधिकार के वितरण को हर एक व्यक्ति से, गौर कीजिएगा, जहाँ समाजवाद में कर्तव्य और अधिकार के वितरण को हर एक व्यक्ति से अपनी क्षमता के अनुसार और हर एक व्यक्ति को कार्य के अनुसार एक सूत्र में नियमित किया जाता है, ये हुआ समाजवाद। और साम्यवाद क्या कहेगा यहाँ पे? वहीं साम्यवाद में हर एक व्यक्ति में, वहाँ हुआ हर एक व्यक्ति से, यहाँ हो गया हर एक व्यक्ति में, क्षमतानुसार हर एक व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार एक सूत्र से नियमित किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में ये अंतर है, समाजवाद और साम्यवाद में। समाजवाद जो है उसमें हर एक व्यक्ति से क्षमता के अनुसार, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, और साम्यवाद में हर एक व्यक्ति में, साम्यवाद में हर एक व्यक्ति से क्षमता अनुसार, हर एक व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार, और समाजवाद में हर एक
से अपनी क्षमता अनुसार, हर एक को उसके कार्य के अनुसार, और यहाँ पर कार्य के अनुसार नहीं, आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद में, और समाजवाद में कार्य के अनुसार। तो एक जगह है आवश्यकता के अनुसार साम्यवाद में, और समाजवाद में है कार्य के अनुसार, एक सूत्र में नियमित किया जाता है। तो मेरा ये कहना है कि साम्यवाद जो है वो अंततः समाजवाद जो है मार्क्स का जो है कहीं कहीं समाजवाद का रूप ले लेता है और कहीं कहीं साम्यवाद का ज्यों का त्यों रूप रहता है। ये मैं आगे चल के डिटेल से बताऊंगा। तो विद्यार्थियों, ये मेरा जो है मार्क्सिस्ट जो व्यू है उसका ये दूसरा भाग है। मैं इसके बाद जो है अगले क्लास में इसका तीसरा भाग जो हो सकता है अंतिम भाग हो, उसको मैं फिर दोबारा अंतिम भाग के रूप में मार्क्सिस्ट व्यू वार एंड पीस की अवधारणा को मैं प्रस्तुत करूंगा। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहिए।